जय हिंद दोस्तों, मैं रमनदीप आप सभी का पीसीएस अभ्यास के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी पीसीएस और आरओ इन दोनों एग्जाम्स के लिए आने वाले जो 150 डे की स्ट्रेटजी है, वो स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो कर रहे हो हमारे साथ, तो सबसे इंपॉर्टेंट इस बात को समझना कि आपकी प्रिपरेशन एक बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो पूरे दिन और आने वाले 150 डेज तक, मैं बात समझना बहुत क्लियरली बोल रहा हूं, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, तो पढ़ाई लिखाई में अगर आप ढिलाई कर रहे हो तो रिजल्ट फिर मुश्किल है, क्योंकि जिसको सिलेक्शन लेना है वो प्रिपरेशन कर रहा है। सिंपल सी बात है भाई, 900 अधिक से अधिक 900 1000 सिलेक्शन सीटें यहां पर होंगी, ठीक है, टोटल मिला जुला करके, तो 1000 सीट के लिए 1000 बच्चे तो प्रिपेयर कहीं ना कहीं पे कर ही रहे होंगे। तो क्या आप उनमें शामिल हो या नहीं शामिल हो, ये बात आपको डिसाइड करना है। चलो भाई, क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो आज हमारा डे 6 है, उस डे 6 के अंतर्गत हम लोग पॉलिटी का यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशंस के जो आर्टिकल्स है उनको यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। आज की जो हमारी क्लास रहेगी, हम लोग इसको यहाँ पर क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में जो घटना चक्र पूर्वावलोकन की हमारी बुक है उसको डिस्कस करेंगे। देखो भाई, जो अनुच्छेद होता है, जो आर्टिकल्स होता है, इन आर्टिकल्स को याद करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है भाई, कि आपने क्या किया, आर्टिकल नंबर 1 से स्टार्ट किया, ठीक है, और जो क्रम के अकॉर्डिंग टोटल 395 आर्टिकल यहां पर दिए गए, 395 आर्टिकल्स दिया गया, आपने सारे आर्टिकल्स यहां पर लाइन से याद कर लिया। एक तो ये तरीका आप लोगों का है, ठीक है, जो कि मुझे पता है कि फिजिबल तो नहीं है, संभव तो नहीं है। क्यों संभव नहीं है भाई? आप कितने ऐसे आर्टिकल्स याद करोगे? पता चला आप याद करते करते आए 343 344 में हम कंफ्यूज हो गए। तो ये तो तरीका नहीं है याद करने का। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा अल्टरनेटिव और स्मार्ट अप्रोच को हम लोग कहते हैं, ठीक है। जो पहला अप्रोच मैंने आपको बताया वो लेबर अप्रोच था, आप मेहनत कर रहे हो, एकदम रगड़ करके कर रहे हो। दूसरा आपको स्मार्ट वर्क आप वहां पर करो। तो स्मार्ट वर्क क्या करना है, एग्जाम में, ठीक है, यूपी के एग्जाम में जितने भी प्रश्न इस आर्टिकल से पूछे गए हैं, वो सारे आर्टिकल्स आप लोग यहाँ पर क्या करने हैं, याद कर लें। कितने क्वेश्चन ऐसे होंगे? 20 25 50 100 क्वेश्चन होंगे जो आज तक के पेपर में आर्टिकल्स पर पूछे गए होंगे। अगर आपने वो याद कर लिया तो आपका पूरा टॉपिक यहां पर कवर हो गया, ठीक है। तो पहला तो काम हम लोग को ये करना कि एग्जाम में पूछे क्वेश्चंस को हम लोग को याद करना है। दूसरा काम भाई, कुछ ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, उनको तो आप लोगों को नोट करके रखना भी चाहिए। जैसे कि मैं कुछ आर्टिकल से स्टार्ट करता हूं। देखो भाई, अगर मैं सबसे पहले आर्टिकल से स्टार्ट करूं तो संविधान का जो पहला आर्टिकल है वो क्या कहता है? वो कहता है कि जो यूनियन का नाम है, ठीक है, संघ का जो नाम है और इसके साथ जो उसके राज्य क्षेत्र, जो टेरिटरी है, उनकी यहां पर बात की जा रही है, ठीक है। तो संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र पहला आर्टिकल है। आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3, इनमें बहुत क्लियरली डिफरेंस को समझने का प्रयास करना, ठीक है। आर्टिकल नंबर 2 कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश, ठीक है, भारत के जो हिस्सा नहीं है उनको जब हम स्टेट बना करके भारत में शामिल करते हैं, उसकी बात आर्टिकल नंबर 2 में की गई है। आर्टिकल नंबर 3 कहता है कि जो राज्य तुम्हारे पास है, अगर तुम उनके नामों में कुछ परिवर्तन करते हो, अगर आप उनके कुछ सीमाओं में परिवर्तन करते हो और उनके सीमाओं में परिवर्तन करने के परिणाम स्वरूप तुमने एक नए राज्य का गठन किया, ठीक है, गठन किया, तो वो आर्टिकल नंबर 3 के अंतर्गत आता है। तो आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3, इनमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। एग्जाम में कई बार यहीं पर कंफ्यूज करना स्टार्ट होता है। दूसरा, चौथा आर्टिकल नंबर क्या है? आर्टिकल नंबर 4 क्या है आप लोगों का? वो आर्टिकल नंबर 4 आप लोग कहता है यहां पर कि जो अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत संशोधन किया जाएगा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत शामिल नहीं होगा। आर्टिकल 368 क्या है? संविधान के संशोधन करने की प्रक्रिया है। तो वो अगर आप अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किसी नए राज्य को भारत में शामिल करते हो या फिर किसी नए राज्य का गठन करते हो, पुराने किसी राज्य के नाम में अथवा सीमा में परिवर्तन करके, तो वो अनुच्छेद 368 का पार्ट नहीं माना जाएगा। ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। ये पॉइंट मैंने आप लोगों को इसी तरह से डिस्कस नहीं किया है। दरअसल जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो यहीं से लिंक होकर के स्टार्ट होता है, बात समझना। तो ये जो क्वेश्चन है, मैंने आपसे बार बार कहा है कि ये आयोग के वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस एग्जाम में किसी भी कीमत पर आपका गलत नहीं होना चाहिए। इस बात की कसम खा लो आप लोग कि ये क्वेश्चंस हम कभी भी गलत नहीं करेंगे, चाहे उसके लिए आपको कोई भी अप्रोच लगानी पड़े। देखो भाई, पहला यहां पर 4 कॉलम 1 में क्या दिया हुआ है? कह रहा है कि नए राज्यों का गठन। मैंने क्या कहा था? देखो, नए राज्यों का प्रवेश जो होता है ना, वो आर्टिकल नंबर 2 में शामिल होता है। नए राज्यों का जो गठन होता है वो आर्टिकल नंबर 3 में शामिल होता है, ठीक है। तो कॉलम नंबर 2 में देखो कहां पर ये चीज मैच कर रही है। अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 3 है वो यहां पर आप लोगों का शामिल हो रहा है, ठीक है। तो ए को 2 से मैच करा दो। ए को जैसे ही 2 से मैच कराओगे, आपका यहां पर आंसर आ गया। आपका यहां पर क्या हो गया? आंसर आ गया। लेकिन थोड़ा सा लोग और आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजों को फिर से सोचते हैं कि और यहां पर कौन कौन से पॉइंट दिए गए। जैसे कि सिटीजनशिप कह रहा है, नागरिकता यहां पर कह रहा है।
आपको पता है कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस भी किया था कि जो संविधान के जो पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स के अंतर्गत जो पहला पार्ट था वो यूनियन एंड वो उसके संघ राज्य क्षेत्र थे, ठीक है। जो पार्ट नंबर 2 था, जो संविधान का भाग 2 था, वो नागरिकता को बताता है, सिटीजनशिप को बताता है। भाग नंबर 3 जो था फंडामेंटल राइट्स था, ठीक है। भाग नंबर 4 डीपीएसपी था, 4A आप लोगों का फंडामेंटल ड्यूटीज था, याद है ना वो सारी चीजें, वो यहीं पर अप्लाइड हो रही है। फिर से देखो, सिटीजनशिप क्या हो गया आप लोगों का, ये संविधान का भाग नंबर 2 हो गया, ठीक है। तो बी को आप जब 1 से मैच कराओगे आपका यहाँ पर आंसर फिर से आगे बढ़ रहा है। फंडामेंटल राइट्स क्या हो गया, तो संविधान का पार्ट नंबर 3 हो गया, ठीक है। तो सी को 4 से मैच करा दो। और एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल जो है, जो प्रशासनिक अधिकरण है, वो संविधान के अनुच्छेद 323A के अंतर्गत शामिल होता है। ये भी बात आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। देखो, आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में केवल एक पॉइंट अगर आपको पता होता, केवल एक पॉइंट पता होता, आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली अटेम्प्ट कर ले जाते। तो अगर हम एग्जाम हॉल में बैठकर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, समझना, अगर यही प्रश्न मेरे पास एग्जाम हॉल में होता, मैं क्या करता, मैं पहला पढ़ता, मैं इसका आंसर टिक करता, यहां पर मैं मैच कराता, देखता कहां पे और मैच करा, जैसे मुझे पता चला कि भाई केवल एक में मैच करा है, मेरा आंसर यहां पर आ जाता। लेकिन चूंकि मैं घर पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस कर रहा हूं, तो मैं उसके बाद जो चारों स्टेटमेंट हैं, इनके भी पॉइंट्स को यहां पर याद करूंगा। ये मेरा टारगेट होगा। ये होती है एनालिसिस करने की प्रॉपर तरीका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है अगला क्वेश्चन, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि फाइनेंस बिल, ठीक है, वित्त विधेयकों के संबंध में, ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक विशेष उपबंध दिया गया, ठीक है। फाइनेंस बिल की बात कर रहा है, वित्त विधेयक की बात कर रहा है। ध्यान समझना, अगर मैं आपको बताऊं तो संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत 3 प्रकार के फाइनेंस बिल का जिक्र मिलता है, ठीक है। कौन कौन से फाइनेंस बिल है, ध्यान समझना। पहला मिलता है, उसको हम लोग कहते हैं मनी बिल, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं मनी बिल, इसको हम लोग कहते हैं धन विधेयक। बहुत आपने नाम सुना होगा इसके बारे में, धन विधेयक कहा जाता है, मनी बिल कहा जाता है। तो जो मनी बिल है, इसके बारे में संविधान के आर्टिकल नंबर 110 में आपको जिक्र मिलता है, ठीक है। मनी बिल के बारे में आपको आर्टिकल नंबर 110 में मिलता है। इसके बाद फाइनेंस बिल 2 प्रकार का होता है, फाइनेंस बिल 1 और फाइनेंस बिल 2। फाइनेंस बिल मतलब आप लोगों का क्या होगा, ये आप लोगों का ये होगा वित्त विधेयक, ठीक है। तो वित्त विधेयक 1 और वित्त विधेयक 2 जो होता है, ये आपके संविधान के जो आर्टिकल नंबर 117(1) है और आर्टिकल नंबर 117(3) है, इन दोनों में आपको जिक्र मिलता है, ठीक है। तो ध्यान समझना, बहुत क्लियर, मैं फिर से स्टेटमेंट दे रहा हूं। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 प्रकार के फाइनेंस बिल का जिक्र मिलता है। पहला फाइनेंस बिल, जिसको हम लोग मनी बिल के तौर पर जानते हैं, उसका नाम है आर्टिकल नंबर 110 के अंतर्गत दिया गया, ठीक है। दूसरा फाइनेंस बिल है जो कि फाइनेंस बिल 1 कहलाता है, ये आर्टिकल 1171 के अंतर्गत है, 117(1) के अंतर्गत है। और फाइनेंस बिल 2 जो है वो 1173 के अंतर्गत है। यहां पर एक पॉइंट और आप याद कर सकते हो, चाहो तो याद ये करना है कि जो मनी बिल होता है वो फाइनेंस बिल होता है, लेकिन सभी प्रकार के फाइनेंस बिल मनी बिल नहीं होते हैं। कई बार एग्जाम में स्टेटमेंट देता है, ध्यान समझना, कई बार एग्जाम में स्टेटमेंट क्या देता है कि सभी प्रकार के वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं, सभी प्रकार के फाइनेंस बिल मनी बिल होते हैं। ये स्टेटमेंट एग्जाम में कभी आ जाता है। आप लोगों को होते ही होंगे, नहीं, ध्यान रखना, ये डिफरेंस है। सारे मनी बिल, सारे धन विधेयक एक प्रकार के वित्त विधेयक फाइनेंस बिल होते हैं, लेकिन इसका उल्टा ट्रू नहीं होता है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के आपको अनुच्छेद यहां पर याद करने हैं, अनुच्छेद 110, 117(a), 117(3), ठीक है। चूंकि यहां पर फाइनेंस बिल पूछा हुआ था, तो 117 के अंतर्गत इसका आप लोगों को यहां पर सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का, जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ऑल इंडिया सर्विसेज का प्रावधान किया गया है? 3, 4, 5 यहां पर आर्टिकल दिया हो, 310, 311, 312 और 313। मुझे लगता है ये तो आप लोगों को पता होना ही चाहिए भाई, आप उसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो आर्टिकल नंबर 312 जो है, ठीक है, अनुच्छेद 312 जो है वो क्या करता है, ये बताता है कि इस 312 के अंतर्गत जो अखिल भारतीय सेवाएं होंगी उनका यहाँ पर प्रावधान किया गया, ऑल इंडिया सर्विसेज का यहाँ पे प्रावधान किया गया। बात समझना, यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को और याद करा रहा हूं कि अगर राज्यसभा चाहे, ठीक है, तो राज्यसभा ने अगर 2/3 बहुमत से यह संकल्प पारित किया कि नेशनल इंटरेस्ट में, राष्ट्र हित में यह आवश्यक है कि कोई नई अखिल भारतीय सेवा का निर्माण किया जाए, तो संसद को यह काम करना पड़ेगा। संसद कानून बना करके ये काम वहां पर कर सकती है, लेकिन उसके लिए राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 विशेष बहुमत की बात यहां पर हो रही है,
2/3 बहुमत के माध्यम से यह संकल्प पारित करना पड़ेगा कि नई ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करना आवश्यक यहां पर हो चुका है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 312 याद रखना। अच्छा, इसी प्रकार एक आर्टिकल यहां पर आप लोग और याद कर सकते हो, 315 क्या होता है, जो सेंटर है, ठीक है, जो यूनियन सिविल सर्विस कमीशन है, ठीक है, यूपीएससी जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वो और इसके अलावा जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं उनका, उन दोनों का जो गठन है वो आप लोगों का आर्टिकल नंबर 315 के अंतर्गत यहां पर किया जाता है। ठीक है, कि केंद्र और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का निर्माण किया जाएगा अनुच्छेद 315 के अंतर्गत। पॉइंट क्लियर है ना? बहुत अच्छा पॉइंट यहां पर मैंने आप लोगों को बताया था। एक क्वेश्चन चाहो तो आप लोग यहां पर होमवर्क ले सकते हो मेरी तरफ से। ठीक है, कि जो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग बनता है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो बनता है, ये जो कमीशन होता है ये किस प्रकार की बॉडी है? 4 विकल्प में आप लोगों को यहां पर दे रहा हूं। पहला संवैधानिक बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दूसरा स्टैट्यूटरी बॉडी, वैधानिक निकाय, तीसरा ये आपका क्या हो गया, ठीक है, नॉन स्टेचुरी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक निकाय है, और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग ये किस प्रकार की बॉडी है, इसका आंसर आप लोगों को यहां पर कमेंट सेक्शन में देना है। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने आप लोगों से यहां पर पूछा है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं, जैसे ही नहीं पढ़ोगे सर्किल मार करके यहां पर आप लोगों को आगे बढ़ना है। ठीक है, देखो भाई, अच्छा यहां पर आप लोगों को ये आंसर की दिख रहा होगा, ध्यान मत देना उस पर, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर उसके कंफ्यूजन में पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे। क्वेश्चन पर फोकस करते हैं पहले तो। ठीक है, यहां पर कह रहा है कुछ डीपीएसपी दिए गए हैं। डीपीएसपी, आपको पता है डीपीएसपी संविधान के किस पार्ट के अंतर्गत शामिल होता है? सोचो एक बार, संविधान के किस पार्ट के अंतर्गत, संविधान के किस भाग के अंतर्गत डीपीएसपी के बारे में बताया गया? ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये आपका आता है संविधान के भाग 4 के अंतर्गत। जो संविधान का भाग 4 होता है दोस्तों, वो आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के 51 तक को समाहित करते हैं। अच्छा, यहां पर मैं आप लोगों को चाहता हूं एक पॉइंट बता सकता हूं, याद करा सकता हूं, याद कर लो। देखो, संविधान का जो भाग 1 है, ठीक है, जो संविधान का भाग 1 है वो आप लोगों का आर्टिकल नंबर 1 से लेकर के 4 तक होता है, जिसको कि हमने आज के क्लास के सबसे पहले डिस्कस किया था। ठीक है, संविधान का जो भाग है जो कि नागरिकता को बताता है, सिटीजनशिप को बताता है, वो आपका आर्टिकल नंबर 5 से लेकर के 11 तक है। संविधान का जो भाग 3 है, ठीक है, जो कि आपका फंडामेंटल राइट होता है, वो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक को समाहित करता है। संविधान का जो भाग 4 है, जो कि डीपीएसपी, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया, तो वो 36 से लेकर के 51 तक को यहाँ पर शामिल करता है। और इसके बाद आपने पढ़ा कि 4A आता है जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज होती है, तो ये एक ही अनुच्छेद यहाँ पर है 51A। ठीक है, तो कुछ जो संविधान के भाग हैं, उन संविधान के भाग में कौन कौन से अनुच्छेद शामिल हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, जैसे मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा, मैंने कहा कि डीपीएसपी बता रहा, क्यों? क्योंकि आप सारे आर्टिकल देखो 36 से 51 के रेंज के दिए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, 36 से 51 के रेंज के दिए गए, इसका मतलब यह है कि संविधान के भाग 4 के अंतर्गत डीपीएसपी है। अब इनको आप लोगों को मैच करना है कि कौन सा यहां पर सही प्रकार से मैच नहीं किया गया। ठीक है, देखो भाई, अगर मैं बताऊं तो संविधान का 39A सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की यहां पर बात करता है। ठीक है, ये सही बात है, इसको याद कर लेना। ठीक है, आर्टिकल नंबर 40 ग्राम पंचायतों गठन की बात करता है, सही बात है। ठीक, आर्टिकल नंबर 44 यूसीसी की बात करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, समान नागरिक संहिता की बात करता है, ये बात भी सही है। आर्टिकल नंबर 48, ठीक है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, जुडिशल सिस्टम का जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उससे पृथक्करण की बात यहां पर करें, पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान समझना। अगर आप यहां पर मैं आपको याद कराऊं तो आर्टिकल नंबर 48 जो है, आर्टिकल नंबर जो 48 है दोस्तों, वो कृषि और पशुपालन के संदर्भ में है। नोट कर लेना, तो कहीं पर बेहद इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, कृषि एवं पशुपालन के संदर्भ में है आर्टिकल नंबर 48। ठीक है, इसके बाद 48A आता है। अब चूंकि 48 जो था वो कृषि और पशुपालन था, तो जो 48A होता है वो पर्यावरण अर्थात इन्वायरमेंट आप लोगों का हो गया, वन और वन्य जीव की सुरक्षा। ठीक है, ये 48A के अंतर्गत शामिल होता है। इसके बाद कुछ आर्टिकल्स यहां पर आप लोगों को और याद करने पड़ेंगे डीपीएसपी के अंतर्गत, जैसे कि आर्टिकल नंबर 49। अब 49 क्या कहता है? 49 कहता है आप लोगों को यहां पर जो ऐतिहासिक स्मारक भारत में बने हुए हैं, उन ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण किया जाएगा। तो ये 49 के अंतर्गत राज्य का यहां पर एक दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, इसके बाद 2 डीपीएसपी आप लोगों को और याद होना ही चाहिए, आर्टिकल नंबर 50, आर्टिकल नंबर 51। ठीक है,
देखो आर्टिकल नंबर जो 50 होता है वो कहता है कि कार्यपालिका का आपका न्यायपालिका से पृथक्करण, ठीक है। और 51 जो होता है वो इंटरनेशनल पीस की बात करता है, अंतरराष्ट्रीय शांति की बात करता है, ठीक है। तो देखो आज हमने अभी यहाँ पर क्या देखा, हमने कुछ यहाँ पर डीपीएसपी याद किए। कौन कौन से डीपीएसपी याद किए, और ये याद होने चाहिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ याद होना ही चाहिए। आप लोग आगे देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिपीट किया होगा। आर्टिकल 39A समान न्याय, ठीक है, इक्वल जस्टिस, ठीक है, और इसके साथ साथ निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है, फ्री लीगल एड की यहाँ पर बात कर रहा है। आर्टिकल नंबर 40 कह रहा है कि ग्राम पंचायतों का गठन यहां पर किया जाए। आर्टिकल 44 यूसीसी को बताता है। आर्टिकल 48 एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को बताता है। आर्टिकल 48A जो है आप लोगों का वो पर्यावरण, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और जो वाइल्ड लाइफ है उनके संरक्षण की बात करता है। आर्टिकल नंबर 49 जो है वो ऐतिहासिक स्मारकों को संरक्षण की बात करता है। आर्टिकल 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथक्करण हो गया, और आर्टिकल 51 क्या हो गया आप लोगों का, अंतरराष्ट्रीय शांति हो गया। तो एक क्वेश्चन से ना समझना, एक क्वेश्चन से आपने इतने सारे आर्टिकल्स यहां पर याद कर लिए। ये है अप्रोच आप लोगों को एग्जाम पेपर को, जब प्रीवियस पेपर को आप लोग अटेम्प्ट करते हो तो ये अप्रोच आप लोगों को फॉलो करनी रहती है, ठीक है। पॉइंट क्लियर है, आगे बढ़ा जाए थोड़ा थोड़ा। हम लोग थोड़े स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। स्पीड से आगे इसलिए बढ़ रहे हैं कि हम एक क्वेश्चन में 10-10 आर्टिकल्स यहां पर याद करें। आप देखो ना, इसी क्वेश्चन में हमने कितने सारे आर्टिकल्स यहां पर याद किए। जितने आर्टिकल्स बता रहा हूं याद कर लेना, बेहद इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ठीक है। आई होप कि इसमें से बहुत सारे आर्टिकल्स आपको याद होगा भी। अब देखो, अब ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संशोधन की प्रक्रिया। अगर आपको याद होगा तो हमने आपसे पहले ही, सबसे जो पहला था, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर फेस को बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी लाइट चली गई ना तो ऐसे ब्लर करने लगेगा, ठीक है। चलो फोकस करते हैं क्लास पर, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो बात है, जो संशोधन प्रक्रिया की बात है, आपको पता है कि 368 हमने जो क्लास को स्टार्ट किया था, मैंने वही बोला था कि 368 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को बताता है, ठीक है। तो डी का 1 से मैच करा दो। अब जैसे ही डी को 1 से मैच कराओगे आपका यहां पर क्या हो गया, आपका यहां पर आंसर आ गया। अब इससे इजी क्वेश्चन कहां मिलेगा आपको, बताओ मुझे एक बार। जो मैच द कॉलम का पूरा सेक्शन है ना दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए यही है कि आप लोग यहां पर क्या करो कि एक पॉइंट को बस पकड़ करके उसको मैच करा दो। जैसे ही मैच कराओगे आपका यहां पर क्या होगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई, उसके बाद यहां पर कुछ पॉइंट्स हम लोग और देखते हैं। कह रहा है मंत्री परिषद की बात कर रहा है, ठीक है। यहां पर देखो, अगर आप लोग तो यहां पर मंत्री परिषद की बात कर रहा है। अब मंत्री परिषद में आप क्या मैच कराओगे, आपको पता है आर्टिकल नंबर 74 जो होता है वो मंत्री परिषद की यहां पर बात करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की यहां पर बात करता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग चाहो तो इस प्रकार से याद कर सकते हो। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या हो गया, मंत्री परिषद क्या हो गया, आर्टिकल नंबर 74 में हो गया। आर्टिकल 14 आपको पता है कि आर्टिकल 14 जो होता है वो एक प्रकार का फंडामेंटल राइट है, ठीक है। आर्टिकल 14 जो है वो फंडामेंटल राइट है। अच्छा, आपने यहां पर देखा भी था, मैं दिखा भी देता हूं। जो संविधान का भाग 3 है वो 12 से लेकर के 35 तक के मध्य में विद्यमान है, और यही आप लोगों का क्या है, फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो यहां पर आर्टिकल 14 दिया गया, इसका मतलब है कि फंडामेंटल राइट से आपको उसको मैच कराना पड़ेगा। इस सेकंड कॉलम में फंडामेंटल राइट केवल ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, 3 से मैच करा लो, ठीक है। आपका यहां पर एक बार एक पॉइंट और क्लियर हो गया। आपको अगर ये भी नहीं याद है, आप आर्टिकल नंबर 36 आपने पढ़ा था कि डीपीएसपी है, ठीक है, तो डीपीएसपी से मैच करा दो, नीति निर्देशक तत्व से, ठीक है। बी का 4 आपके इससे भी आंसर आ जाएगा। तो अगर आप इन चारों में से अगर आप केवल एक पॉइंट को भी जानते हो ना, बहुत इजीली इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल लोगे। यही अप्रोच आपको एग्जाम में फॉलो करनी है बस, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस होते हैं बेहद इजी क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद अगर आप ध्यान दोगे ना तो असर्शन रीजन का जो क्वेश्चन होता है वो भी बेहद इजी होता है, और इसको तो मैं खुद कराऊंगा आप लोगों को, मैं गारंटी ले रहा हूं कि असर्शन रीजन जब मैं आपसे डिस्कस करूंगा उसके बाद अब एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं करोगे। कारण और कथन और कारण वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो कभी गलत नहीं होंगे। तो ये भी मैं कराने वाला हूं, एकदम निश्चिंत रहना है। अभी बस हमारी इस पूरी 150 डे की सीरीज को फॉलो करते जाओ, ठीक है। फ्री सीरीज है भाई, इसमें तो आपसे मतलब 1 रुपया नहीं लिया जा रहा है, और इससे ज्यादा क्या अच्छी चीज हो सकती है। हालांकि यही नुकसान भी है, जब आप किसी चीज को पे करते हो ना तब आपको उसका महत्व समझ में आता है, तब आपको उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आती है। अभी आपको उसका महत्व समझ में नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है यार सर बैठ के फालतू की बातें कर रहे हैं, करने दो, ठीक है। ऐसा नहीं है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की जा रही है। बहुत सारे टॉपर्स का मुझे पर्सनली मैसेज आया, उन्होंने कहा कि सर ये जो आप सीरीज फॉलो कर रहे हैं ना, ये सीरीज सबसे बेस्ट सीरीज है, ठीक है। तो आप बस इसको फॉलो करते चलो। अब देखो भाई, अगला क्वेश्चन, अगला फिर से वही है, समता का अधिकार, इक्वलिटी की यहां पर बात कर रहे हैं। आर्टिकल नंबर 14 अभी हमने देखा था, ठीक है। बी का 1 से मैच करा दो, आंसर आ जाएगा। चलो और देखते हैं अभी आगे।
नए राज्य को शामिल करना, मैंने आपसे क्या बताया था कि नए राज्य का गठन और नए राज्य को शामिल करना दोनों अलग अलग आर्टिकल्स हैं। जब हम नए राज्य को भारत में शामिल करते हैं तो वो आर्टिकल नंबर 2 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो भाई 2 में मैच करा दो, तो ए का 2 से मैच हो जाएगा। ठीक है, बी का 1 से मैच हो गया। और देखो भाई एक बार हम और समझते हैं, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ठीक है, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ये कौन सा आर्टिकल होगा? ये फंडामेंटल राइट में शामिल होगा। तो एक ही फंडामेंटल राइट यहां पर बच रहा है, फोर्थ, इससे मैच करा दो। आप सोचो, एक बार सोचो, आपका जो जितना आपने अभी तक पॉलिटी पढ़ी थी, क्या उतने पढ़े गए पॉलिटी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जा सकता है? मैं गारंटी ले रहा हूं कि आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन होता क्या है, हम एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन देखते हैं, डर जाते हैं, छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। वो काम यहां पर बस मत करना। ठीक है, अब देखो भाई, अच्छा देखो दोस्तों, एक बात और मैं बता दे रहा हूं क्लियरली, जो हमारा पीसीएस अभ्यास, हमारा जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, ठीक है, हमारा जो टेलीग्राम प्लेटफॉर्म है, वहां पर हम लोग आने वाले 150 डेज में एक कंप्लीट स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, देखो ये जो हमारा एफर्ट है ना, ये एफर्ट हमने फ्री रखा है ताकि आप लोगों के लिए बहुत ये लाभकारी साबित हो। ठीक है, आप लोग यहां से रिजल्ट लेकर के आओ, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ एफर्ट करना पड़ेगा। हमारी जो तीनों सीरीज चल रही है, घटना चक्र पूर्वावलोकन 15,000 क्वेश्चंस की सीरीज, जो हमारी पीवाईक्यू चर्चा चल रही है डेली शाम को 4 बजे। ठीक है, 30 साल का पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। डेली आप लोगों को सुबह टेलीग्राम ग्रुप पे टारगेट दिया जाता है कि आज ये पेपर पढ़ करके आना, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपके पास एक लिमिटेशन है कि भाई हमको यही 150 क्वेश्चन दे करके जाना है। अब आप वो 150 क्वेश्चन पढ़ करके आ रहे हो और फिर भी गलत कर रहे हो इस डिस्कशन में, इसका मतलब है कि आपकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं पर कोई समस्या है। ठीक है, यूपी स्पेशल मेंस सबसे बेहतरीन सीरीज चल रही है अभी हमारी। ठीक है, सबसे ज्यादा जो तारीख मुझे मिल रहा है वो यूपी स्पेशल मेंस की सीरीज के अंतर्गत मिल रहा है। ठीक है, तो ये सारे चीजें आप लोग फॉलो करिए। कोई भी डाउट आता है, कोई भी चीजें समस्या आती है, आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सअप जरूर करो। ठीक है, यहाँ पर मैसेज करो, आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है, अगर आपको कोई पर्सनल डाउट है आप यहाँ पर शेयर करो, उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, चलो देखो, हमने पिछला वाला क्वेश्चन मैच करा लिया था, एक बार मैं आप लोगों को आंसर यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। देखो कह रहा है कि नए राज्यों को शामिल करना, आर्टिकल नंबर आप लोग क्या हो गया यहाँ पर 2। ठीक है, समता का अधिकार, ठीक है, इक्वलिटी का राइट जो कह रहा है आर्टिकल नंबर 14, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22, और राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का जो अधिकार है, ये एक आप लोगों को नया पॉइंट मिला होगा यहाँ पर। तो इस पॉइंट को आप लोग याद कर सकते हो कि राष्ट्रपति जो किसी एक्ट को, किसी विधेयक को अनुमति देता है, फाइनली साइन करता है, वो अनुच्छेद नंबर 111 के अंतर्गत शामिल होता है, आर्टिकल 111 के अंतर्गत शामिल होता है। ये बात यहां पर आप लोगों को याद कर लेना चाहिए। ठीक है, ये एक नया पॉइंट था इस क्वेश्चन के अंतर्गत। हालांकि अगर ये पॉइंट नहीं भी पता होता तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे। ठीक है, चलो अगला फिर से मैच द कॉलम क्वेश्चन है। जनरली आर्टिकल्स वाले क्वेश्चन मैच द कॉलम में ही आते हैं, इसलिए आपके लिए इजी बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर्टिकल 54, 75, 155 और 164। अब अच्छा देखो, यहां पर ये मैं मानता हूं ना कि आप लोगों को ये क्वेश्चन नहीं पता होगा। ठीक है, मैं ये मान करके चल रहा हूं कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों के लिए टफ होगा, लेकिन फिर भी जो चीजें आप लोगों को पता है एक बार उससे मैच कराने का प्रयास करो। अभी आपने क्या देखा था, मंत्री परिषद आपने यहां पर देखा था, इससे पिछले वाले किसी क्वेश्चन में आपने मंत्री परिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यहां पर देखा था, आर्टिकल नंबर 74 के अंतर्गत 2010 में ये प्रश्न पूछा गया था। अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा तो आपको आर्टिकल नंबर 74 मंत्री परिषद यहां पर याद हो चुका होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को पूछा गया दोस्तों, ठीक है, ये देखो 2 साल आया हुआ है, 3 साल क्वेश्चन पूछा गया, 2002 में, 2005 में, 2011 में। अब यहां पर समझो, आर्टिकल 74 जो था वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था, तो आर्टिकल 75 क्या होगा, उसी के संदर्भ में कुछ कुछ होगा। संविधान में एक अच्छी बात यह है कि चीजें ना एक ऑर्डर में आगे बढ़ती है। भाई पहला भाग है तो यहाँ पर उसके संघ और राज्य क्षेत्र की बात कर रहे हैं, भाग 2 में नागरिकता की बात करें, फिर फंडामेंटल राइट, फिर डीपीएसपी, आप फिर यूनियन बढ़ोगे आगे चल करके, यूनियन के बाद फिर राज्य आता है, राज्य के बाद ड्यूटीज आता है, तो एक क्रम वहां पर आपको देखने को मिलता है। तो 74 अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था, मंत्री परिषद था, तो 75 उसके संदर्भ में ही कुछ यहां पर होगा। ठीक है, चूंकि हम केंद्र की बात कर रहे हैं तो देखो अब यहां पर आप पढ़ो कि केंद्र में कहां पर मंत्री परिषद के संदर्भ में कुछ कुछ बातें यहां पर लिखी हुई हैं। ठीक है, अगर आप यहां पर सेकंड स्टेटमेंट पढ़ रहे होगे तो सेकंड स्टेटमेंट यहां पर क्या कह रहा है कि देखो कि जो प्रधानमंत्री है और मंत्री परिषद की जो नियुक्ति है उसको कह रहा है, तो 75 को आप इससे मैच करा दो, क्योंकि जस्ट उसके संदर्भ की चीज यहां पर दी गई है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के संदर्भ की चीज यहां पर दी गई है। और क्या कह रहा है, 54 की बात कर रहा है, तो 54 आपको पता है कि हम पहले राष्ट्रपति का निर्वाचन से स्टार्ट करते हैं चीजों को। ठीक है, तो आर्टिकल 54 क्या होता है, वो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन यहां पर होता है। एक बात बहुत क्लियर समझना, यहां पर आपको ये सारे आर्टिकल एग्जैक्टली याद हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको इन आर्टिकल्स में से उसके अगल बगल की चीजें भी याद हैं तो आप एक ऑर्डर के थ्रू उस चीजों को यहां पर अरेंज कर सकते हो।
जैसे मैंने क्या अरेंज किया, अभी मैंने अरेंज किया क्या, देखो फिर से क्वेश्चन पर आते हैं। मैंने क्या यहाँ पर क्या अरेंज किया कि आर्टिकल 75 जो था वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के संदर्भ में ही होगा, क्योंकि आर्टिकल नंबर 74 मंत्री परिषद को बताता है, तो 75 उसकी आगे की कोई चीज यहाँ पर होगी। मैंने मैच कराया, एक पॉइंट हमारा यहाँ पर मैच हो गया, मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री की नियुक्ति। ठीक है, तो बी को सेकंड से मैच कराना है। अब हम आते हैं अपने, जो हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए गए, ठीक है, बी का सेकंड 2 क्वेश्चन में मैच कर रहा है, 2 विकल्प में बी का सेकंड यहां पर मैच कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो सही हो ही नहीं सकता। सही क्या हो सकता है, केवल आपके ये दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही हो सकते हैं। ठीक है, अब समझो भाई, यहां पर देखो तो ए का 1 से मैच करा दिया है पहले से ही, दोनों में ए का 1 मैच, मतलब आप इसको ऐसे मैच करा ही लो। 54 क्या कह रहा है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कह रहा है। अब डाउट है आप लोगों का 155 और 164 के अंतर्गत कि किसको कैसे मैच कराएंगे। आपको पता है आर्टिकल नंबर 169, आई होप कि ये बात आप लोगों को याद होगी। आर्टिकल नंबर 169 क्या होती है, विधान परिषद जो होता है ना, विधान परिषद का निर्माण और उसका उत्सर्जन, मतलब उसकी समाप्ति, ये आपका आर्टिकल नंबर 169 के अंतर्गत आता है। और इसकी जस्ट बाद का जो आर्टिकल होता है, आर्टिकल नंबर 170, वो आपका आता है विधानसभा की संरचना। ठीक है, विधानसभा की संरचना आता है। ठीक है, तो 169 हो गया विधान परिषद, 170 हो गया आप लोगों का विधान सभा। ठीक है, अब समझो, अब इन दोनों में अगर हम लोग बात करें तो पहले राज्यपाल की नियुक्ति होगी, क्योंकि तो समझो स्टेट में राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से बड़ी एक बॉडी होती है। जैसे कि सेंटर में क्या होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन पहले हो रहा है, राष्ट्रपति के बाद आप देखो मंत्रिपरिषद बन रहा है, मंत्रिपरिषद के बाद फिर आपके साथ साथ प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो रही है, ये उसके बाद का चरण है। आर्टिकल 54 में आप लोग क्या हो गया, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया। आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जा रहा है, आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति हो रही है। तो सिमिलर प्रोसेस में यहां पर क्या होगा, पहले राज्यपाल की नियुक्ति होगी, उसके बाद मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की यहां पर नियुक्ति होगी। ठीक है, तो 155 चूंकि पहले आता है तो आप इसको इससे मैच करा सकते हो और 164 को इससे मैच करा सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, चीजें समझ में आई। मैंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सिखाया है, मैं केवल याद नहीं करा रहा हूं चीजों को। अगर आपको बहुत लिमिटेड नॉलेज आपके पास है आपके एग्जाम हॉल में, उस लिमिटेड नॉलेज का एप्लीकेशन कैसे करना है अपने आंसर बुकलेट में, ये बात समझने का प्रयास करो, इस बात पर फोकस करो। केवल बुक रट्टा मारने से कुछ नहीं होता है। आज निशान सर एक बहुत अच्छी स्टडी डिस्कस की है। भाई देखो घटना चक्र पूरा लोगों को पढ़ना कैसे, बार बार टॉपर्स कहते हैं कि 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, कैसे पढ़ना है। पढ़ने का तरीका ये कि जब आप पहली बार क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो बस सॉल्व करते चलो। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस गलत होंगे, कुछ क्वेश्चन सही होंगे, जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उनको एक बार प्रॉपर एनालिसिस करो, आगे बढ़ते चलो। सेकंड बार फिर से अटेम्प्ट करो, हो सकता है कि सेकंड बार अटेम्प्ट करते समय पे कुछ क्वेश्चंस वहां पर गलत होते जाएं दोबारा से। आपने पहले उसकी एनालिसिस पढ़ चुकी फिर भी गलत हो रहा है, इसका मतलब क्या है, अब वो क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो एक स्टार बना लो। फिर आपने दूसरा क्वेश्चन दूसरी बार आपने पूरे सीरीज को अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया, आपको कुछ क्वेश्चन वहां पे फिर से गलत लगे तो दोबारा एक डबल स्टार बना लो वहां पर। फिर दोबारा गलत हो रहा है तो 3 स्टार बना लो। जब वैसे 2-3 बार अपनी पूरी बुक को रिवाइज करोगे ना, तो आपके क्वेश्चन उस बुक के अंतर्गत 2 स्टार और 3 स्टार है कुछ क्वेश्चन की संख्या हो जाएगी। आपको जब सबसे लास्ट में रिविजन करना है तो केवल इन्हीं 2 स्टार और 3 स्टार क्वेश्चन को रिवाइज करना है। ठीक है, यही स्ट्रेटजी फॉलो करो इस पूरे बुक के रिवीजन पे, और मैं जो आप लोगों को क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का तरीका बता रहा हूं उस पर फोकस करो। ठीक है, तो ये कुछ नए आर्टिकल्स याद करा दिया मैंने आप लोगों को, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से बड़ा अच्छा है, आर्टिकल और यहां पर प्रोविजन, प्रावधान की बात कर रहा है। मैंने कहा ना सारे क्वेश्चन जनरली मैच द कॉलम में दिए गए हैं। समझो यहां पर है आर्टिकल 61 से लेकर के 61, 74, 67B, 94 और 90 आर्टिकल दिया गया है। अब देखो यहां पर क्या कह रहा है, राज्यसभा के उपसभापति को हटाना, मतलब उपराष्ट्रपति की बात कर रहा है। राष्ट्रपति पर इंपीचमेंट महाभियोग की बात कर रहा है, उपराष्ट्रपति को हटाने की बात कर रहे हैं, और स्पीकर को हटाने की बात कर रहा है। आप मुझे ये बता, बहुत क्लियर माइंड से बताना, ठीक है, कि सबसे पहले इनमें से कौन सी बात संविधान के अंतर्गत लिखी गई होगी, राष्ट्रपति के बारे में या उपराष्ट्रपति के बारे में या लोकसभा स्पीकर के बारे में। सिंपल सी बात है, सबसे पहले अगर हम क्रोनोलॉजी ऑर्डर में जाएंगे तो प्रेसिडेंट की बात वहां पर लिखी गई होगी, क्योंकि आपको पता है कि आर्टिकल नंबर 54 के अंतर्गत प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात थी, तो इसका मतलब है कि उसी के इर्द गिर्द कहीं पर प्रेसिडेंट को हटाने की बात भी वहां पर शामिल होगी। तो आर्टिकल नंबर 61 जो है, जो कि राष्ट्रपति पर इंपीचमेंट की बात करता है, महाभियोग की बात करता है, वो आप लोग को याद करना है। तो ए को मैच करा दो सेकंड से, दो आप लोग आप लोग के सामने यहाँ पर ऑप्शन फिर से आ गया। अब इनमें से आप लोगों को सही आंसर ढूंढना है। ठीक है, तो डी का 1 तो दोनों में मैच कर ही रहा है, तो डी को 1 से मैच करा ही दो। ठीक है,
तो आर्टिकल 90 जो है वो राज्यसभा के उपसभापति को हटाने की बात करता है। ठीक है, अब देखो जब हम इस पर आ गए ना, तो यहां पर अब समझो राष्ट्रपति हो गया आप लोगों का आर्टिकल 61 के अंतर्गत। ठीक है, राज्यसभा का जो उपसभापति है वो आप लोगों का अनुच्छेद 90 के अंतर्गत हो गया। ठीक है, अब बचा आप लोगों का उपराष्ट्रपति को हटाना। तो राष्ट्रपति को हटाने के बाद हम जिसको हटाएंगे वो होगा उपराष्ट्रपति। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 67B जो है वो आप लोगों का उपराष्ट्रपति के संदर्भ में होगा, वाइस प्रेसिडेंट के संदर्भ में होगा। ठीक है, तो बी को मैच करा दो 3 से। देखो आप लोग सामने यहां पर क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, आप लोग सामने यहां पर क्या हो गया, आंसर आ गया। यही अप्रोच आप लोगों को एग्जाम हॉल में फॉलो करनी है। यही अप्रोच क्या करनी है आप लोगों को एग्जाम हॉल में यहां पर फॉलो करनी है। इसका आंसर यहां पर आप लोगों का आ गया। मैंने क्या कहा था, मैंने बहुत सही सिंपल सी बात बताई थी कि क्रोनोलॉजी ऑर्डर पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या होगा, राष्ट्रपति को हटाओ, सबसे बड़ी बॉडी, फिर वाइस प्रेसिडेंट को हटा दो। ठीक है, फिर लोकसभा ज्यादा ऊपर हो तो लोकसभा के स्पीकर को हटा, सॉरी राज्यसभा के उपसभापति उसको हम हटाएंगे, और फिर लोकसभा के स्पीकर को हटा देंगे। तो इसमें से अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत क्रोनोलॉजी ऑर्डर पता है ना, चीजें समझ में आ रही है ना। ठीक है, इसीलिए मैंने आपसे पहले कहा था कि सारे अनुच्छेद याद मत करो, समझने पर फोकस करो। ठीक है, हाँ कुछ अनुच्छेद याद करने हैं, जैसे कि आर्टिकल 61 याद होना चाहिए, जैसे कि आर्टिकल नंबर आप लोगों का कहां गया, ये वाला 169 याद होना चाहिए, आर्टिकल नंबर 54 याद होना चाहिए, आर्टिकल 74 याद होना चाहिए। लेकिन सारे आर्टिकल्स नहीं याद कर रहे हैं। आर्टिकल्स के क्रोनोलॉजी ऑर्डर पे फोकस करो, चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। अब देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर कुछ कुछ बॉडीज दिया गया, आपको मैच कराने को चीजें यहाँ पर कह दिया गया, भाई मैच करा के इसका आंसर यहाँ पर आप लोग सही प्रकार से बताओ क्या होगा। ठीक है, हमने क्या देखा था, जो एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल है, ठीक है, जो प्रशासनिक अधिकरण है वो 323A के अंतर्गत शामिल होता है। ठीक है, 323A के अंतर्गत शामिल होता है। इसको मैच करा दो, तो A को 2 से मैच करा दो। अरे ये तो एक सही आंसर आ गया। तो कितना इजी क्वेश्चन था, आपने केवल एक पॉइंट मैच कराया, आपका आंसर आ गया। अच्छा चलो मैं ये मानता हूं कि मुझे ये पॉइंट नहीं पता है, ठीक है, मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल नहीं पता, मैं सोचता थोड़ा सा कुछ और हमको यहाँ पर क्या पता हो सकता है। मुझे ये पता है कि 312 आर्टिकल जो है, ठीक है, वो ऑल इंडिया सर्विस की बात करता है। 315 आर्टिकल जो है वो बात करता है कि लोक सेवा आयोग सेंटर में और राज्य लोक सेवा आयोग स्टेट में इनका निर्माण किया जाए। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि इसके अगल बगल जो आर्टिकल्स होंगे वो लोक सेवा आयोग के संदर्भ में होंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको सबसे इसके अगल बगल कौन सा आर्टिकल दिख रहा है, वो दिख रहा है मुझे यहां पर 320 किससे मैच करा दो आप लोग, लोक सेवा आयोग की कार्य से, मतलब डी को 3 से मैच करा दो। देखो फिर से आप लोगों को यहां पर आंसर आ गया। चलो मैं ये भी मानता हूं कि आप लोगों को ये भी नहीं पता है, इसको भी हटाओ। आपको ये पता है कि सार्वभौमिक वशक मताधिकार, ठीक है, जो वोटिंग राइट है हर व्यक्ति को, वो किस आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है, वो है आर्टिकल 326। इससे पहले दो आर्टिकल का पहले आओगे, आर्टिकल 324 में आओगे तो इलेक्शन कमीशन की बात यहां पर किया गया। ठीक है, तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन की बात है, इलेक्शन की बात है, आप इसको मैच करा दो, बी को 1 से मैच करा दो। अगर आपको इसमें से एक पॉइंट भी पता है, आप बेहद इजिली इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। मेरे कहने का सिंपल सा मतलब यहां पर आप लोगों के लिए ये है। तो इस बात पर फोकस करो कि आपको एक पॉइंट तो एटलीस्ट यहां पर पता हो ही हो। ठीक है, अब आगे बढ़ो। अगला यहां पर क्या कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन 368 से मैच करा दो। ठीक है, ए का 4 से मैच कराओ, आंसर आ गया। मैं कोई नहीं कर रहा, इतना सिंपल क्वेश्चन तो आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। देखो ए का 4 से मैच कराया, आंसर आ गया। आप कहो ना सर कि ये क्वेश्चन बहुत टफ है, मैं मानूंगा ही नहीं क्वेश्चन टफ है। फाइनेंस कमीशन, ठीक है, 2016 में देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था, कितना सिंपल क्वेश्चन था। अगर आप 2016 में एग्जाम दे रहे होते, एक क्वेश्चन तो बोनस था आप लोगों के लिए। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 मैच करा दो, याद होगा आप लोगों को। ठीक है, वित्तीय आपातकाल की बात करें, भाई आपको पता है कि संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल दिया गया, 3 प्रकार की इमरजेंसी दी गई है। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल जो होता है वो, और 360 के अंतर्गत फाइनेंस इमरजेंसी। ठीक है, वित्तीय आपातकाल, तीन आपातकाल यहां पर दिया गया है। कह रहा वित्तीय आपातकाल तो 360 से मैच करा दो। ठीक है, सी को 1 से मैच करा दो। देखो फिर से आप लोगों का आंसर यहां पर आ गया। अखिल भारतीय सेवाएं तो तब से हम लोग याद कर ही रहे हैं कि 312 अनुच्छेद है, उसको मैच करा दो। तो ये क्वेश्चन देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस में से सारे आर्टिकल्स नहीं भी याद करो, केवल आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का तरीका समझ जा रहे हो, आपके लिए आर्टिकल्स के क्वेश्चन एग्जाम में बेहद सिंपल होंगे। आप लोग कंफ्यूज होते हो ना, सर ये आर्टिकल्स तो बहुत टफ था, कैसे याद होगा, तो तरीका यही है। फिर से देखो एक मैच द कॉलम क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है,
फाइनेंस कमीशन अभी हमने देखा था 280 मैच करा दो। एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल हमने क्या देखा 323 ए मैच करा दो। संघ लोक सेवा आयोग 315 मैच करा दो। बचा क्या आप लोगों का कैग, तो कैग तो 148 होता ही है भाई, याद कर लेना, बेहद इंपॉर्टेंट है, मेंस के एनसीईआरटी में बहुत यूज होता है। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि कैग की भूमिका पर टिप्पणी करिए, ठीक है, तो आप इंट्रोडक्शन में ये बात लिखते हो कि आर्टिकल 148 के अंतर्गत कैग हमारे भारत में एक संवैधानिक बॉडी है जो कि ये कार्य करती है लोग, ठीक है, तो ये आपकी स्टार्टिंग होती है, तो उसके लिए आपको आर्टिकल पता होना चाहिए। प्रीलिम्स में आपने फैक्ट याद किया, मेंस में उसका आपने एप्लीकेशन किया, ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन कब पूछा था, 2016 में। अच्छा 2016 में देखो ध्यान समझो, 2016 में आर्टिकल्स पर मैच द कॉलम 2 पूछे गए थे और दोनों बेहद सिंपल है। आप यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन ये है 2016 का और एक क्वेश्चन ये है 2016 का, दोनों मैच द कॉलम है, दोनों आर्टिकल्स है, दोनों बेहद इजी क्वेश्चन थे, ठीक है, तो भाई यही करना है हम लोग इसी पर फोकस करना है। अच्छा देखो ये 2020 का क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम करने की कोशिश करते हैं, इसमें क्या सही होगा एक बार देखते हैं इसको, ठीक है। पहला क्या पढ़ना है हम लोग को, जहां पर नहीं दिखेगा सर्किल मार्क कर लो, ठीक है। अब देखो इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर राज्य परिषद, कल ही हमने डिस्कस किया था, अगर आपने पीओआई की चर्चा में पार्टिसिपेट किया होगा, कल हमने 3 आर्टिकल डिस्कस किया था वहां पर, 263, 266, 267। 266 क्या था आप लोगों का, कंसोलिडेटेड फंड मतलब संचित निधि। 267 क्या था, आकस्मिक निधि कंटीजेंसी फंड। और 263 था आप लोगों का इंटर स्टेट काउंसिल। ये 3 आर्टिकल कल हमने याद कराए थे, मैंने एकदम क्लियरली कहा था याद कर लेना, बेहद इंपॉर्टेंट है। आज देखो उसका एप्लीकेशन हो रहा है। अंतर राज्य परिषद क्या है, 263 मैच करा दो। फाइनेंस कमीशन 280 मैच करा दो। एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल 323 से मैच करा दो। संघ लोक सेवा आयोग 315 मैच करा दो। ये तो सब मैच कर रहा है। अच्छा सेकंड, ये क्वेश्चन लिखा भी है यहाँ पर, अच्छा ये क्वेश्चन गलत था, आयोग ने जो क्वेश्चन दिया था ये क्वेश्चन गलत था, ठीक है। सभी विकल्प सही सुमेलित हैं, ये बात यहाँ पर आयोग ने खुद ही बता दिया, ठीक है। तो अच्छा आयोग भी ऐसी गलतियां करता है, परेशान नहीं होना उसके लिए कि सर ये आयोग ने तो बड़ा गलत कर दिया। कई बार होता है ना, सर आप कोई क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, आपने ये क्वेश्चन गलत बता दिया, आप बिल्कुल आप अच्छा नहीं पढ़ाते हो। अरे बात समझो, अगर कोई 100 क्वेश्चन डिस्कस करे तो एक क्वेश्चन गलत हो सकता है। आयोग 150 क्वेश्चन बनाना रहता है पूरे एक साल में, और उन 150 क्वेश्चन बनाने के चक्कर में 10 क्वेश्चन गलत करता है, एकदम गारंटी। अभी आज ही मैं देख रहा था, आयोग ने एक आरटीआई का जवाब दिया है, उस आरटीआई जवाब में उसने ये कहा कि जो हमारी फाइनल आंसर की है वो आयोग की बौद्धिक संपदा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, और हम इसको जारी करने के लिए बाध्य नहीं है, ये आयोग ने कहा है। पता नहीं कौन सी फंडामेंटल राइट उसकी वहां पे वायलेट हो रही है, मतलब कौन सी उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वहां पे वायलेट हो रही है, लेकिन ठीक है आयोग ने कहा है तो कहा है। आयोग भी क्वेश्चंस गलत देती है, परेशान मत होना, बस आप मैक्सिमम नंबर पाने की कोशिश करो, कट ऑफ क्रॉस करने की कोशिश करो, आपका टारगेट केवल यही होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो सिंपल था, हम लोग को सारे पता थे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। 324 अभी हमने याद किया, निर्वाचन याद किया ना हमने, इलेक्शन कमीशन मैच करा दो, ए का 4 से देख लेते भाई, ए का 4 से मैच कराओ, एक ही में आंसर आ गया, कुछ नहीं करना था। ए का 4 और कहीं पर मैच है ही नहीं, केवल एक ही में मैच, आंसर आप लोग यहाँ पर आगे, बहुत सिंपल। और भी देख लेते भाई क्या कह रहा है। 315 लोक सेवा आयोग मैच करा दो, 280 फाइनेंस कमीशन मैच करा दो, 338 एनसीएससी मैच करा दो। अच्छा यहाँ पर मैं आप लोग कुछ पॉइंट याद कराता हूँ, याद कर लेना, ठीक है। देखो भाई मैं यहाँ पर आप लोगों को लिख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 338 ये बात करता है नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट की। आर्टिकल नंबर 338A बात करता है नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब की। आर्टिकल नंबर 338B बात करता है एनसीबीसी की, नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस की, ठीक है। याद हो गया। 3 आर्टिकल 3 आयोग मैंने आप लोगों को एक बार में याद करा दिया। अनुच्छेद 338 एनसीएससी, 338A एनसीएसटी, 338B एनसीबीसी, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आप लोगों को याद होने ही चाहिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि एनसीबीसी का निर्माण संविधान के किस अमेंडमेंट के माध्यम से किया गया है, कौन सा संविधान संशोधन था जिसके अंतर्गत एनसीबीसी का निर्माण आर्टिकल नंबर 338B के अंतर्गत किया गया है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन होमवर्क दिया है, मैं आप सभी से उन दोनों क्वेश्चन का आंसर उम्मीद करता हूं कमेंट सेक्शन में। एक काम करो, अभी इस वीडियो को पॉज करो और पहले उस क्वेश्चन का आंसर नोट करो, और कि वीडियो जब समाप्त होगा तो उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दोगे, लाइव चैट में नहीं, कमेंट सेक्शन में आंसर देना, ताकि मुझे वहां पर लास्ट में दिखे। मैं भी तो देखना चाह रहा हूं ना कि कितने ऐसे एस्पिरेंट हैं। मैं होमवर्क क्यों देता हूं पता है, कितने ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कि इस क्लास के बाद भी मेहनत करते हैं, कितने ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कि इस क्लास को अंत तक देख रहे हैं, ये बातें हमें पता चलती हैं।
इसलिए मैं क्वेश्चन देता हूं होमवर्क के तौर पर, ठीक है। तो इसका ये तो याद कर लेना, इसका आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में देना। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सही कौन सा सुमेलित है, ठीक है, सही कौन सा सुमेलित है। हमको एक बात पता है 352 मैंने आप लोगों को याद कराया था, राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है, नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, तो ये तो सही सुमेलित है। आपात स्थिति की घोषणा ये हमको पता है। 352 याद किया था आपने क्या याद किया था, 352 याद किया था, 356 याद किया था, 360 याद किया था, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी, स्टेट में प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंस इमरजेंसी, ठीक है, मतलब वित्तीय आपातकाल, ठीक है। तो 3 अनुच्छेद तो आपको याद था। आपको आपसे क्वेश्चन में पूछा कि कौन सा सही सुमेलित है, और आपने पढ़ा 352 ये सही सुमेलित है। टिक मार के आगे बढ़ो ना भाई, क्यों कंफ्यूजन लेना अपने दिमाग में। बाकी अनुच्छेद नहीं पता है ना पता हो, हमको नहीं जानना। हमको नहीं जानना कि आर्टिकल नंबर 17 के अंतर्गत कौन सा फंडामेंटल राइट यहां पर दिया गया है, ठीक है, हमको नहीं जानना है। हमको बस इतना जानना है कि आर्टिकल नंबर 352 चूंकि सही था और एग्जाम में सही पूछा हुआ था, मैं इसको टिक करके आगे बढ़ूंगा। हालांकि आर्टिकल नंबर 17 कहता क्या है, सोचो भाई। आर्टिकल नंबर 17 कहता भाई अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, गैर कानूनी एक मतलब अपराध है ये, ठीक है, ध्यान रखना। तो आर्टिकल नंबर 17 अनटचेबिलिटी की बात करता है, ये तो हमको पता होना ही चाहिए, फंडामेंटल राइट तो आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद और समझो आर्टिकल नंबर 78 क्या कहता है, वो संसदीय गठन की बात नहीं करता भाई, संसद का गठन हो चुका है। आर्टिकल नंबर 78 ये कहता है कि जो राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को, जो प्राइम मिनिस्टर होता है ना, वो जानकारी देता है कि भाई क्या काम चल रहा है अभी। तो प्राइम मिनिस्टर जो जानकारी प्रेसिडेंट को देता है, ये पावर आर्टिकल नंबर 78 के अंतर्गत दी गई है। ये भी याद रखना आप लोग, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 192 ना भी याद हो तो छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 2-3 आर्टिकल्स आप लोग यहाँ पर इस प्रकार से याद कर सकते हो, ठीक है। आर्टिकल नंबर 192 कहता भी है कि जो स्टेट काउंसिल, जो राज्य विधानमंडल है, ठीक है, उनके सदस्यों की निर्हरताओं के बारे में बताया गया कि किस आधार पर उनके सदस्यों को अयोग्य माना जाएगा, ठीक है। पॉइंट क्लियर है। अब देखो ये आरओ का क्वेश्चन है, मेंस 2016 में पूछा हुआ है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, यूनियन टेरिटरीज के लिए हाई कोर्ट्स का प्रावधान है। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि संविधान के किस भाग के अंतर्गत, किस पार्ट के अंतर्गत, ठीक है, यूनियन टेरिटरी का कॉन्सेप्ट दिया गया है। कल हमने पार्ट डिस्कस किया था, कल हमने संविधान के सारे भाग डिस्कस किए थे। हमने डिस्कस किया था भाई, देखो भाग 5 यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, भाग 6 स्टेट मतलब राज्य, भाग 7 को अमेंडमेंट करके हटा दिया गया है, और भाग 8 क्या था, ये था यूटीज, ठीक है। तो संविधान का जो भाग 8 है वो यूटीज की बात यहां पर करता है, ठीक है। भाग 8 जो है वो यूटीज की बात करता है। संविधान के भाग 8 के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद शामिल होते हैं ये बात समझो। तो यहाँ पर जितने भी अनुच्छेद दिए गए ना, अनुच्छेद संख्या 239, 40, 41 और 42, ये सारे अनुच्छेद संविधान के भाग 8 में शामिल होंगे, क्योंकि ये यूटीज को बताता है और ये सारे आर्टिकल भी यूटीज को बताते हैं। ये मैंने इसलिए आप लोगों को याद कराया कि मानो कभी अगली बार मैच द कॉलम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक साइड आप लोगों का यूटी के बारे में कोई पॉइंट दिया गया है और दूसरे साइड आप लोगों का 239 से लेकर के 242 के मध्य का कोई भी आर्टिकल दिया गया है, आप उसको मैच करा करके आगे बढ़ सकते हो। यहां पर क्वेश्चन ये पूछा स्पेसिफिक तौर पर कि यूटीज में हाई कोर्ट का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, याद कर लो, और कोई विकल्प यहां पर नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी बाउंसर होते हैं। तो आर्टिकल नंबर 241 संघ राज्य क्षेत्र में जो हाई कोर्ट का कॉन्सेप्ट है, जो यूनियन टेरिटरी में जो हाई कोर्ट का कॉन्सेप्ट है, वो आर्टिकल नंबर 241 के अंतर्गत दिया गया है, ठीक है, याद हो गया। आगे बढ़ो अब लोग, फिर से मैच द कॉलम है। मैच द कॉलम तो हमारे लिए मतलब वरदान है। मैं देखता हूं क्या है भाई। आर्टिकल नंबर 75 पहले दे रहा है, फिर आर्टिकल नंबर 76 दे रहा है, 131 और 148। 148 हमने याद किया था महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के बारे में, नहीं सॉरी यहाँ पर गलती हो गया। आर्टिकल नंबर 148 हमने यहाँ पर क्या याद किया था, हमने याद किया था कैग के बारे में। देखो अभी तो डिस्कस किया था, मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों को, ठीक है, कहीं तो डिस्कस किया था ये, ठीक है। भारत का जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है वो अनुच्छेद 148 के अंतर्गत शामिल होता है। यही पॉइंट यहाँ पे फिर से रिपीट करा है, ठीक है। तो जो कैग है वो आर्टिकल नंबर 148 के अंतर्गत हो गया। बी को 1 से मैच करा, देखो आंसर आ रहा है क्या, बी को 1 से मैच कराया तो 2 विकल्प यहाँ पर सामने निकल करके आया, ठीक है। अच्छा अब इन 2 विकल्पों के बाद हमको ये देखना है कि और क्या चीज हमारी मैच कर रही है, ठीक है। और देखो भाई क्या हमको पता है इसमें से, हमको पता है 75(1)
से पहले आर्टिकल नंबर 74 जो होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करता है, मंत्री परिषद की बात करता है। 75 मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात करता है। तो 75(1) जो होगा वो इसी के इर्द गिर्द कुछ चीजें होंगी, ठीक है। यहां पर पढ़ो इन चारों में एक ही पॉइंट है, केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति, जो कि 75(1) के अराउंड में चल रही होगी। मुझे नहीं पता कि 75(1) में क्या है, लेकिन मैंने एक एजम्पशन किया, जो मेरे पास एक लिमिटेड नॉलेज था 74 और 75 का, उसके बेसिस पर मैंने ये कंक्लूजन निकाला कि 75(1) में इसी के अराउंड में कुछ चीजें चल रही होंगी। तो केंद्रीय मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो 75(1) के अंतर्गत शामिल होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि सी को आपको 4 से मैच कराना है, और जैसे ही सी को 4 से मैच कराओगे आपका यहां पर क्या हो गया, आंसर आ गया। देखो ठीक है, तो 76 क्या हो गया, अटॉर्नी जनरल, 148 कैग, 75(1) केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति, और आर्टिकल नंबर 131 क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है, जुडिशियल रीजंस है, उनकी बात यहां पर करता है। ठीक है, याद हो गया भाई। देखो आर्टिकल्स में ऐसा याद कर आ रहा हूं ना कि दोबारा भूलेगा नहीं, मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं। ठीक है, इतने अच्छे से, इतने क्लियर वे में आर्टिकल्स अगर आपको याद हो जाते हैं मतलब खुश हो जाओ। ठीक है, अब देखो भाई, प्रोविजन संविधान के अंतर्गत आर्टिकल्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है विधि के सम्मुख समानता। ठीक है, मतलब फंडामेंटल राइट की बात कर रहा है किसी ना किसी। ठीक है, आप यहां पर देखो कौन सा फंडामेंटल राइट दिया है, केवल एक ही फंडामेंटल राइट है, अनुच्छेद 14। मैच करा दो, ए को 3 से मैच कराओ, आपका यहां पर आंसर आ गया। कितना बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, और देख लेते भाई, फिर भी हम लोग कुछ पॉइंट अब देख ही लेते, चूंकि जब यहाँ पर आ गए हैं तो। विधि के सम्मुख समानता आर्टिकल 14 हो गया। कार्य करने का अधिकार आर्टिकल नंबर 41, डीपीएसपी की बात नहीं कर रहे, देखो ये तीनों डीपीएसपी दिया है। ठीक है, कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां आर्टिकल नंबर 42 में है। शैशवपूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था, ये आर्टिकल नंबर 45 में दिया गया। यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आप लोग देख लेना। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। हमको जो याद करना था, एक बेसिक पॉइंट से हमने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2015 के प्री में। अब सोचो, जिसने फंडामेंटल राइट पढ़ा होगा, बस उसको ये पता होगा कि फंडामेंटल राइट आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 के मध्य में आते हैं, वो इस क्वेश्चन को कितना इजीली अटेम्प्ट कर लेगा। ठीक है, केवल उसको ये पता होना चाहिए था। कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो इतना तो आपको उम्मीद है मुझे कि आपको पता होगा। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो तो इतना तो आपको पता होगा ही होगा। ठीक है, अच्छा, अगला टॉपिक जो आप लोगों का यहाँ पर स्टार्ट होता है वो था शेड्यूल, अनुसूचियां। आप लोगों का 47 मिनट यहाँ पर हो चुकी क्लासेस को बाद में ब्रेक करेंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों से एक होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, याद कर लेना। ठीक है, सारे शेड्यूल्स, ठीक है, जितने शेड्यूल संविधान में दिए हैं गए प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, आपको पता होगा प्रेजेंट टाइम में संविधान में 12 शेड्यूल है। अगर मैं मूल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं, तो उसमें केवल 8 शेड्यूल थे, 8 अनुसूचियां थी। इनको याद करने का एक तरीका भी मैंने 1-2 दिन पहले किसी यूट्यूब पर किसी ने कमेंट करके बताया था मुझे। ठीक है, लाइव सेशन में बताया था, याद आया मुझे। और याद करने का तरीका ये है कि टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। अब ये क्या है भाई, मैं बता देता हूं, कोशिश करना याद करने की। ठीक है, टेरिटरी की बात कर रहा है, जो शेड्यूल 1 है वो राज्य क्षेत्र की बात करता है। सेकेंड बात करता है इमोल्यूमेंट, क्या कहते हैं उसको, इमोल्यूमेंट की। ठीक है, पारिश्रमिक की बात करता है। ठीक है, तो जो राष्ट्रपति और जो अन्य उच्च पदाधिकारी हैं उनकी पारिश्रमिक यहाँ पर होती है, उनकी यहाँ पर सैलरी तय होती है। जो ए है मतलब शेड्यूल नंबर 3 जो है वो अफर्मेशन मतलब शपथ और प्रतिज्ञा की बात करता है। जो आर है वो राज्यसभा में सीटों का नामांकन की बात करता है। जो एस है आप लोगों का शेड्यूल एरियाज जो हैं, जो अनुसूचित क्षेत्र है उनकी बात करता है। ओ मतलब अदर शेड्यूल एरिया, जैसा कि AMTM। ठीक है, AMTM की बात करता है आप लोगों का। ठीक है, फिर आप लोगों का क्या होगा, एफ मतलब क्या हो गया भाई, ये कौन सा अनुच्छेद हो गया, शेड्यूल हो गया 7वां शेड्यूल। 7वां शेड्यूल है संघीय सूची। तो फेडरल सब्जेक्ट्स की बात यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, कि संघीय सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट शक्तियां, ये जो दिया गया वो आप लोगों का 7th शेड्यूल में है। 8th शेड्यूल आप लोगों का ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया। फिर आप लोगों का 9th शेड्यूल आप लोगों का लैंड रिफॉर्म हो गया। डी सब पर डिफेमेशन हो गया, मतलब दल बदल हो गया। ठीक है, तो ये एक याद करने का तरीका था। पी और एम 2 और बचा, तो पंचायत और म्यूनिसिपल। ठीक है, 11 और 12, ये आप लोगों के टोटल 12 शेड्यूल है। याद कर लेना, अगली क्लास जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा अटेम्प्ट करना, क्योंकि हम लोग सारे शेड्यूल को यहाँ पर याद कर चुके हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम बहुत इजीली इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर ले जाएंगे। आज की क्लास को यहाँ पर ब्रेक करते हैं दोस्तों। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत आप लोगों से अनुरोध है। ठीक है, जो हमारी सीरीज चल रही है फ्री की, ठीक है, इन सीरीज को सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए, और जितने मैक्सिमम आपके फ्रेंड हो सकते हैं, इतना समझना, जितने भी आप लोग के मैक्सिमम दोस्त हो सकते हैं उन सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करो। अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगाओ, फेसबुक पे पोस्ट करो, टेलीग्राम के हर ग्रुप में भेजो। ठीक है, ताकि हम लोग की चैनल जो है ना वो सब लोगों तक पहुंचे।
देखो मैं बता रहा बहुत क्लियर, ये फ्री सीरीज है। फ्री सीरीज में हमारा केवल एक मोटिवेशन फैक्टर है कि आप लोगों का कितना हम लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, और कोई हमारे यहाँ पर क्या है मोटिवेशन फैक्टर नहीं है। तो अगर सीरीज अच्छी लग रही है, अगर आपको ऐसा लगता है कि सीरीज से आपका सिलेक्शन हो सकता है, अगर आपको इस सीरीज से फायदा मिल सकता है, तो हमें जरूर सपोर्ट करिए। ठीक है, सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में।